hybrid hybrid orbitals. Hybridization. Hybridization is basically preparation before bonding. Adjustment of atomic orbitals before bonding. Adjustment. Mixing of the atomic orbitals before bonding. When they mix, they become hybridized. Now, what is difference between unhybridized and hybridized? When it is unhybridized, it has a different shape. When it is hybridized, its shape changes. The shape changes as it is good for bonding, easy for bonding. Unhybridized shape may not be that sportive for a strong bond. That is one thing. Secondly, when they become hybridized, all of them got the same energy. They become degenerate. जैसे कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, तो आप लोग जानते हैं कि 1s2, 2s2, 2px1, 2py1 नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है. हम कहते हैं ये कार्बन की ग्राउंड स्टेट है भाई. ग्राउंड स्टेट पे कार्बन ऐसा है, लेकिन जैसे ही कोई अप्रोच करता है, एक्टिवेशन एनर्जी मिलती है, हम देखते हैं कि कार्बन अपने 2s के इलेक्ट्रॉन को 2s2 वाले इलेक्ट्रॉन को प्रमोट करके 2pz में भेज देते हैं. एज अ रिजल्ट सारे चार जो है वो अनपेयर्ड हो जाते हैं. एंड ऑल फोर अनपेयर्ड मीन दे कैन हैव 4 more bonds. जस्ट लाइक कार्बन शुड बी अ टेट्रावेलेंट थिंग. कार्बन की टेट्रावेलेंसी होनी चाहिए. चार ही बॉन्ड बनाता है, हमने देखा है. एक तो ये है. फिर सबकी एक एनर्जी हो जाती है जब ये हिब्रिडाइज्ड होगा. हिब्रिडाइज्ड होना मतलब क्या मीन, उसके बाद ये डीजेनरेट हो जाए. क्यों डीजेनरेट होते हैं? क्या मैं अगर वैलेंस शेल बनाऊं कार्बन का, तो इसका 2s की शेप ये है. जैसे s की शेप होती है, 1s की भी ऐसे ही है. 2s की शेप ऐसी है. एक इलेक्ट्रॉन उसमें पड़ा हुआ है. चलें जी, ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड में आ गया तो एक इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है. ग्राउंड स्टेट में 2 थे. फिर उसके जो 2p की शेप है, क्लास 2p की शेप, हम जानते हैं कि 2p p इज द सबशेल एंड इट हैज ऑर्बिटल्स. और एक एटॉमिक ऑर्बिटल एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, वाई पे लाई कर रहा है, और तीसरा जी पे लाई कर रहा है. एंड दे ऑल हैव 1 इलेक्ट्रॉन ईच. तो कोई अगर बॉन्डिंग के लिए आता है, सपोज एटम एक्स इसके पास बॉन्डिंग के लिए आता है, तो अनकंफर्टेबल फील करता है कि एक इलेक्ट्रॉन 2s में पड़ा हुआ है, 2s इज स्फेरिकल, एंड देन वन इज मूविंग इन px एंड अदर py एंड pz. ये जो ऑर्बिटल हम शो करते हैं, बेसिकली क्या होती है? मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो जो एक्स आ रहा है बॉन्डिंग के लिए, उसको ये अनकंफर्टेबल सिचुएशन दिखती है. तो कार्बन उसको कहता है कि ओके, जस्ट वेट, आई एम गोइंग टू एडजस्ट. मिस्टीरियसली adjustment takes place. One of the 2s in a 2s orbital and 3 2px, 2py, 2pz. mean 3 of these atomic orbitals. 3 से आप कंफ्यूज हो. 3 atomic orbitals p वाले and 1 जो है 2s वाले. They undergo, rather they enter into a adjustment room, mixing room, just like before a shoot. तो मिक्सिंग अपने आप को प्रिपेयर करता है. या लाइक जैसे कुछ कार्टून्स दिखा रहे होते हैं, बेंटेन वाले में हमेशा एग्जांपल देता हूँ, बिफोर फाइट कुछ ट्रांसफॉर्मेशन हो जाती है. दैट इज ट्रांसफॉर्मेशन. जब एक एस और 3 पी जो है वो मिक्सिंग रूम में गए, मीन 4 अंदर गए. एस की शेप स्फेरिकल थी और पीज की शेप जो आप जानते हैं कि पी ऑर्बिटल्स तीनों एक्सिस पे ओरिएंटेड हैं. जब बाहर आते हैं तो नीदर दे लुक लाइक एस नॉर दे लुक लाइक पी. rather they have 25% S character, 75% P character, and shape become just like this. Some S type 75%, कभी आपका MCQ में आता है 75% जो है P character है, 25% जो है वो S की तरह का लगता है. तो 4 अंदर गए थे, जब बाहर आते हैं तो एग्जैक्टली कार्बन के अराउंड वैलेंस शेल इस तरह का सा हो जाता है. 4 of them are sp3. हम उन्हें कहते हैं 4sp3. 4sp3 mean 4 atomic orbitals went in, 4 comes out, but they are sp3 type, all having same energy, same number of electrons.
और जब आप कहें कि सपोज CH4 बना है, तो CH4 ने किस तरह से सिग्मा और बॉन्ड बनाया है, तो हम इस तरह शो करते हैं कि कार्बन इस तरह है और हाइड्रोजन अपना S लेके आती है, S। हाइड्रोजन का तो एक ही ऑर्बिटल है, S। तो कभी MCQ में इतना सा आ जाता है कि लेबल करें ये कौन सा सिग्मा है, तो आप कहते हैं SsP3 सिग्मा है, SsP3, SsP3, एंड दिस S एंड दिस वन इज sp3। तो जहां पे भी sp3 hybridization होगी, you will find out that shape is always going to be tetrahedral। हमें शेप वाइज बनाओ, तो sp3 की ज्योमेट्री पूछेगा आपसे MCQ में, आप कहेंगे दैट इज टेट्राहेड्रल। जो हमने शेप्स में पढ़ा, मैंने कहा था इसके बाद शेप्स थोड़ी आसान हो जाती है। और sp3 के एंगल्स पूछे कि व्हाट एंगल्स sp3 हिब्रिडाइज ऑर्बिटल्स है, तो आप कहेंगे ऑल एंगल्स आर 109.5। sp3 हिब्रिडाइजेशन वहां पे होती है जहां कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड्स, जहां पे भी कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड्स, wherever there are carbon carbon single bonds। सपोज ये कोई ऑर्बिट है, एल्केन और एल्कीन है, एल्कीन है बेसिकली, लेकिन जो पार्ट इसका एल्केन पार्ट है, लाइक दिस कार्बन हैज 4 अराउंड, दिस कार्बन हैज 4 अराउंड, तो इट मीन बोथ these carbons are sp3 hybridized and symmetry around them is tetrahedral, angles are 109.5। तो क्या है जी sp3 hybridization? Mysteriously just before bonding, carbon asks its spherical 2s and 3p's oriented at different directions, x, y, and z axis, to underwent a mixing and come out with all s and p characters. So in the space they are oriented just like carbon has this orientation, then जो मैं बना रहा हूँ, ठीक, 109.5 पे almost oriented, and then they all have the same energy, same shape, no problems। तो जब कोई इससे बॉन्डिंग के लिए आता है, सपोज कोई एक्स आता है बॉन्डिंग के लिए, तो उसको कुछ परेशानी नहीं होती, चारों एक ही तरह से नजर आते हैं इसको। और अगर हम यहां देखें, सपोज सपोज ये इथेन है, तो बोथ द कार्बन्स आर sp3 हाइब्रिडाइज्ड। अब इथेन में 6 हाइड्रोजन्स, इथेन, तो आपसे पूछे कि ये सेंटर वाला सिग्मा कौन सा है, तो इट इज sp3 सिग्मा, बिकॉज दोनों कार्बन्स ने जो आपस में ओवरलैप किया है बीच में से, वो एक ऑर्बिटल जो उन्होंने ऐसे आपस में किया, तो दोनों ने आपस में sp3 सामने लेके आया, बट रेस्ट आर sp3, बाकी सारे sp3, और हाइड्रोजन अपना सिर्फ एक ही लेके आती है s, सो दे आर sp3 s सिग्मास। तो दिस इज sp3 हिब्रिडाइजेशन। अब sp3 का एंगल्स 109.5, sp3 ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल। कभी आपसे पूछेगा sp2 क्या होती है, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग। sp2 सर कार्बन, यस, सर जो sp3 का एनर्जी लेवल होगा वो समवेयर इन बिटवीन p और s सब शेल के बीच में होगा। मीन नॉट समवेयर, आप ये कह सकते हैं एनर्जी लेवल पीकर उनके बीच में होगा, ये भी सही है, लेकिन दे ऑल हैव द सेम एनर्जी लेवल, लाइक दे बिकम डीजेनरेट। एक वर्ड आप यूज करेंगे, देखेंगे, डीजेनरेट, it means they have the same energy। So after hybridization, they have the same energy, they have same shape, they are same angle to each other। As a result, when somebody come to bond, it find it easy, कोई टेंशन नहीं होती। नहीं तो पहले कहते हैं मैं कहाँ बॉन्ड करूँ, एक हमारा स्फेरिकल पड़ा है, एक उधर पड़ा है, एक उधर पड़ा है, कार्बन एडजस्ट। जब आता है sp2 हिब्रिडाइजेशन, तो कार्बन सेंड्स इट्स 2s and 2p orbitals into hybridization process। And one
2p remain unhybridized, वो अनहिब्रिडाइज्ड ही रहता है। बताता हूँ कैसे, कि कार्बन के एस ने तो पार्टिसिपेट करना था, बट आप समझे 2pz ने नहीं किया, 2px ने कर दिया, 2py ने कर दिया। तो इट मीन इनसाइड जो गए हैं वो 2s गया है और 2px गया है और 2py गया है, 2pz ने पार्टिसिपेट नहीं किया। तो इनसाइड कितने गए हैं अंदर मिक्स होने के लिए? 3 गए हैं, 3 एटॉमिक ऑर्बिटल्स एज अ काउंट। तो बाहर जब आएंगे तो 3 हिब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स होंगे, उनमें s करेक्टर भी होगा और p करेक्टर भी, बट s करेक्टर इज 33% एंड p करेक्टर इज 67%। अब 3 अंदर गए तो 3 ही बाहर आएंगे। एक तो कार्बन का s सच रहेगा, देखिए उसके मैं दोनों लोब्स बना रहा हूं, इट मीन वो अनहिब्रिडाइज था। लेकिन जो अंदर गए हैं, बाहर आए हैं, दे हैव दिस सॉर्ट ऑफ करेक्टर, s 33% s, 67% जो है वो p है। It means it means after hybridization, after mixing, they have S, we have sp2, sp2 and sp2 orbitals। 3 sp2 हैं और एक p है खाली। कार्बन जब ये हिब्रिडाइजेशन करता है तो उस वक्त जब कार्बन ने कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बना, ओनली एट दैट पोजिशन व्हेन देयर इज कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ओके। और जब sp2 बनाता है, डबल बॉन्ड बनता है, तो इट मीन दोनों कार्बन इसी तरह की सिचुएशन में आते हैं। अब आपको एक चीज और समझ आएगी, ये कार्बन ने भी sp2 किया और जो इसका दूसरा भाई है उसने भी अपने एक पी को तो पार्टिसिपेट नहीं किया, लेकिन ये 1s and 2p's underwent hybridization। Then what happens? It means there is an sp2 overlap between two, that is sp2 sigma। एल्कीन में बना रहा हूँ, इथीन बना रहा हूँ उसकी शेप। देन इट इज sp2s sigma, another hydrogen chips in sp2s। यहाँ पे भी मैंने कहा ना कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जहाँ पे होगा तो बाकी सारे वैलेंसी कौन लेगा? हाइड्रोजन लेगी, sp2s। So there are 3 sp2, each carbon के around 3 sp2 hybridized sigma bonds। One should be sp2 जो अपने भाई के साथ है, इसके साथ, और 2 हाइड्रोजन के साथ sp2, और बाकी जो 2 अनहिब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल्स हैं, अनहिब्रिडाइज्ड। अब मैंने कहा था ना कि पाई बॉन्ड इज फॉर्म बाय अनहिब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स, आपको किसी स्टेज पे समझ आएगी। फिर मैंने ये भी कहा था कि दे आर फॉर्म बाय पैरेलल ओवरलैप एंड दैट इज वीकेंड ओवरलैप। वीकेंड इसलिए कि अनहिब्रिडाइज्ड है, कोई एडजस्ट नहीं हुए। तो ये जो 2 पी जी जो हैं, मैंने कहा जिन्होंने हिब्रिडाइजेशन पार्टिसिपेट नहीं किया, ये आपस में ओवरलैप करते हैं और इससे जो बॉन्ड बनता है वो सिग्मा नहीं है, वो पाई है। ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं पाई को। वीकर क्यों है? अनहिब्रिडाइज्ड है, तो एज ए रिजल्ट पाई बॉन्ड जो है इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ऊपर और नीचे वाले लोब्स में रहता है। इसलिए जब मैंने पाई बॉन्ड दिखाया था आपको, तो शायद आपको याद हो कि एक इंटरन्यूक्लियर एक्सिस बनाई थी और इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ऐसे दिखाया था। मीन एक टाइम ऊपर है तो दूसरा टाइम नीचे है और दोनों न्यूक्लियाई उसको खींच रहे हैं, लेकिन इतना ज्यादा नहीं। बट दिस इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड इज वल्नरेबल, इट इज मूविंग अप एंड डाउन। आगे हमें ऑर्गेनिक में समझ आएगी जाके ये बात कि किस तरह ये इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जो है वो इंड्यूस और इंडक्शन करता है लोगों में और पोलैरिटी क्रिएट करता है और बॉन्ड बनाता है और अटैक करता है और रिएक्टिविटी का रीजन है और टूट जाता है और एडिशन रिएक्शन करता है। बट sp2 हिब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड वाले होते हैं। अब अगर मैं इसकी सिंपल रिप्रेजेंटेशन आपको दिखाऊं तो ऐसे है। इस तरह बनाओ, अगर आपसे पूछेगा आपके जहन में आ जाना चाहिए पाई है, ये सिग्मा है, और ये सिग्मा कौन से? sp2 सिग्मा है। और ये वाले सिग्मा कौन से? sp2s सिग्मा है। क्यों? कार्बन ने अपने एक s और 2 p को पार्टिसिपेट करवाया है, इसीलिए sp2 है, और एक p जो है अनहिब्रिडाइज्ड रहा। अब आप कहें कि इससे हमें
ज्योमेट्री कैसे पता चलती है? तो जो भी sp2 वाले होंगे, आप देखें कि अगर आप इसको देखें इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को, तो डबल बॉन्ड इज टेकन एज अ सिंगल इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड, वन इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड, अनदर अनदर। तो कार्बन के अराउंड 3 इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड्स हैं, ab3। और ab3 की सिमेट्री क्या होती है? ट्राइगोनल, ट्राइगोनल प्लेनर। और एंगल्स क्या होते हैं? 120। तो दोनों कार्बन के एंगल, sp2 हिब्रिडाइजेशन है, दोनों कार्बन के अराउंड सिमेट्री ट्राइगोनल प्लेनर है और एंगल्स 120। तो वेन एवर देयर इज अ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, आपने समझना है, कार्बन ने अपने एक पी को पार्टिसिपेट नहीं करवाया दोनों कार्बन ने, एंड एक एस और दो पी अंदर गए और वापस आए हैं, तो दे हैव द शेप लाइक, एंड वन इज अनहिब्रिडाइज्ड। बिल्कुल जैसे आप ये कहें कि एक बच्चा घर रह गया, तो कहते हैं ना शॉपिंग में जा रहे हैं, कहते हैं नहीं मैंने नहीं जाना। बिल्कुल ऐसे ही है, वन ऑफ द ऑर्बिटल एक्चुअली इज नॉट इन्वॉल्व इन द बॉन्डिंग। अब जहां कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड हमें नजर आएगा, वहां कौन सी हिब्रिडाइजेशन? दैट विल बी sp hybridized। sp sp hybridization कैसे? इट मीन आपको कुछ समझ आ रही होगी कि ओनली वन s वन p। आप जानते हैं इसका वैलेंस शेल 2 है, तो 2s और 2p, एंड 2p's जो है उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया। इट मीन जस्ट 2 वेंट इन, एंड व्हेन दे कम आउट दे आर 2। जैसे पहले 4 अंदर गए थे, बाहर 4 आए sp3, 3 अंदर गए 3 बार आए 3 sp2। यहाँ पे 2 अंदर गए 2 ही बार आएंगे, तो कार्बन के अराउंड जो है 2 sp ऑर्बिटल्स होंगे, sp sp। और करेक्टर आपको समझ आ रहा होगा कि दे शुड बी 50-50% दोनों। तो जहां पे भी कार्बन का ट्रिपल बॉन्ड होगा, sp हिब्रिडाइजेशन होगी। अब जब sp है तो इसका मतलब है कि कार्बन के 2 पीज ने पार्टिसिपेट नहीं किया, सिर्फ 2 पार्टिसिपेट किया, एक s और एक p ने। तो इसलिए कार्बन के अराउंड ये हिब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हैं, sp और sp। अब दूसरा जो कार्बन है भाई उसका, उसने भी तो ऐसे ही किया हुआ, उसके 2 पीज ने पार्टिसिपेट नहीं किया, लेकिन एक जो है, एक s और एक p अंदर गए हैं ऐसे। तो इट मीन ये वाला जो ट्रिपल बॉन्ड में सिग्मा होता है, ये sp sp सिग्मा होता है। और अगर इसके साथ हाइड्रोजन आके लगती है इधर से, तो दिस विल बी sp s सिग्मा एट दिस साइड, और sp s सिग्मा एट दिस साइड। तो ये जो 2 अनहिब्रिडाइज्ड पीज हैं, ये आपस में ओवरलैप कर देते हैं। इसलिए मैंने कहा था जब ट्रिपल बॉन्ड हो तो 2 पाए होते हैं और एक सिग्मा होता है। इसको आप ऐसे आसानी से समझें, इस तरह 2 कार्बन, और दोनों कार्बन ने एक एक वैलेंसी हाइड्रोजन के लिए छोड़ी। तो इट मीन ये जो सेंटर वाला है, इसको मैं कह सकता हूँ दैट इज sp sp सिग्मा। इस वाले को कहूंगा sp s सिग्मा, दिस इज sp s सिग्मा, एंड बाकी 2 जो हैं वो पाए। तो जहां पे भी sp हिब्रिडाइजेशन हो, एक सिंपल एमसीक्यू का आंसर हो सकता है, द शेप कैन बी 180। कार्बन कार्बन की हिब्रिडाइजेशन हमारे सिलेबस में 180, शेप नहीं एंगल, और शेप क्या होगी? लीनियर शेप। तो नॉर्मली जनरली these kind of hybridizations are seen sp3 sp2 and sp, जहां कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड हो। इसके अलावा कभी आपसे उसने पूछा हो dsp3, एक कोई डी मिक्स हो जाए, एक कोई एक्स एस एस मिक्स हो जाए, और 3 पीज मिक्स हो जाए, तो 1 2 और 3 5 हो गई ये। तो इसका मतलब 5 ऑर्बिटल्स हैं, और सारे उनमें डी करेक्टर भी है, एस भी और पी भी है। तो 5 ऑर्बिटल्स अगर किसी के अराउंड हों, तो आप जानते हैं अगर 5 एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, तो पांचों ओवरलैप करेंगे किसी के साथ। तो जो शेप बनती है, दैट इज, यू नो दैट, ट्राइएंगुलर प्लेनर बाइपिरामिडल, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ट्राइगोनल बाइपिरामिड। ऊपर भी पिरामिड ये वाला, नीचे। सर और ये सारे सारे जो बॉन्ड्स हैं, ये dsp3 वाले होंगे।
और अगर एंगल्स पूछे तो मैं बताता हूँ, एंगल्स पूछे तो 120 भी हैं और एंगल्स 90 भी हैं, 3 एंगल 120 के, 2 90 के। नॉर्मली मैंने सिर्फ एमसीक्यू में किसी जगह पे देखा कि उसने DSP3 के एंगल्स पूछे हुए थे, तो देयर आर टू काइंड्स ऑफ एंगल्स, 120 एंड 90। DSP3 अब काउंट करके ही कर लें, D1, दूसरा S2, 3 P, 5, 5 का मतलब AB5। यस देन। सर डी में तो 5 ऑर्बिटल्स नहीं होते अकेले, डी में 5, एक एस और 3 पी। हाँ हाँ, लेकिन एक डी, इसका मतलब है उन 5 में से जस्ट एक किसी ने पार्टिसिपेट किया, 4 आर अनएम्बेडाइज्ड, 4 ने नहीं किया। ठीक है ना, सिर्फ एक कोई डी मिक्सिंग में गया है। और इसी तरह किसी जगह अभी मैंने बहुत रेयर देखा, लेकिन अगर कहीं D2sp3 लिखा हो तो इसका मतलब है 2 D हो गए, एक S हो गया और 3 P हो गए, 6। तो अगर 6 हैं तो उसकी शेप पूछे D2sp3 की, तो आप कहेंगे यार 6 का मतलब ये है कि 6 लोग ऑर्बिटल्स हैं जिन्होंने बॉन्डिंग करनी है। तो जब 6 ऑर्बिटल्स बॉन्डिंग में चले जाएं तो वो सिर्फ AB6 बन सकता है, जिसको हम कहते हैं ऑक्टाहेड्रल शेप। तो कभी ऑक्टाहेड्रल की हिब्रिडाइजेशन पूछ ले तो आप कहेंगे 2 D, एक S और 3 P's, 6। बिकॉज 6 जो हैं, ये 6 जो हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 हैं तो फिर AB6 बना है ना। A इज द सेंट्रल एटम और बाकी सारे 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स। और इनके एंगल्स पूछे तो DSP एंगल्स 90। वेरी रेयर आई हैव सीन DSP3 एंड D2sp3, बट आइडिया तो होना चाहिए कि बस काउंट से पता चल जाना चाहिए। DSP3 में 5 है, AB5 के एंगल्स 120 90। D2sp3 में 6 है, तो इट मीन दे शुड बी ऑल 90 एंड वी नीड नॉट टू शो एनी ओवरलैपिंग एंड ऑल दैट। तो मैंने कहा था कि हिब्रिडाइजेशन का एक जनरल आइडिया जो है वो इस तरह से आपकी बुक ने भी थोड़ा बहुत लिखा होगा, बट मे नॉट बी इवन दिस मच डिटेल भी नहीं होगी। इट्स अ ह्यूज टॉपिक जो आप कभी पढ़ेंगे, बट एट दिस स्टेज इट्स एनफ जितना आपने इसको किया। ओके जी, एनीवन आस्क क्वेश्चंस? कोई AB6 शेप दी और पूछा ऑर्बिटल्स कौन से हैं, आप कहेंगे D2sp3 आर hybridization is involved in 90 के angles। तो किसी जगह पे कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड हो, ऐसे ट्रिपल बॉन्ड हो और हिब्रिडाइजेशन पूछे तो आप कहेंगे दैट शुड बी sp। और अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो तो हिब्रिडाइजेशन पूछे तो आप कहते हैं sp2। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड हो तो हिब्रिडाइजेशन पूछे दैट इज sp3। इसके अलावा जो क्वेश्चन इससे रिलेटेड आएंगे, कभी भी आपको किसी तरह भी कंफ्यूजन हो रही है रीडिंग द बुक, क्वेश्चन कुछ भी करने में, तो ज़रा आप उसे ग्रुप में या वॉइस मैसेज में भेज दिया करें मुझे व्हाट्सएप में, तो इंशाल्लाह हम उसे डिस्कस करेंगे। ठीक। तो इवैपोराइजेशन का एक कॉन्सेप्ट शेप से रिलेटेड था या कार्बन की रिएक्शन से रिलेटेड था, जो मैंने कहा कि हमने करना था। ओके, अब हम आ रहे हैं इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। In what the intermolecular forces basically means. Wait a second. और क्यों हमें इंटरमोलिकुलर फोर्सेस का वर्ड यूज करना पड़ता है? रिमेंबर वी यूज द इंटरमोलिकुलर फोर्सेस वर्ड जब हम आयनिक कंपाउंड्स के बारे में बात नहीं कर रहे, या जब हम मेटेलिक कंपाउंड्स के बारे, मेटेलिक सब्सटेंसेस के बारे में, मेटल्स के बारे में बात नहीं कर रहे, एलॉयज के बारे में। मोस्ट ऑफ द टाइम इंटरमोलिकुलर फोर्स वर्ड is primarily used for simple molecules. Because if there is a simple molecule like this, there is another like this. Internally उनके covalent bonds कितने ही strong हो, but in between them there is no covalent bond. There is some kind of van der Waals force. हम वो टाइप ढूंढेंगे कौन सी है और क्यों है, क्या रीजन, पर क्यों किसी में कोई गैस है लाइक H2S
बिल्कुल वाटर की तरह की शेप है H2S की, दो लॉन पेयर्स, दो बॉन्ड पेयर्स, H2S। लेकिन H2S इज अ गैस। लेकिन आप जानते हैं कि H2 इज अ लिक्विड, और अच्छा खासा लिक्विड, रादर लिक्विड्स में 100 पे जाके बॉयल होता है, और वो भी फंस फंस के, कभी पानी गिरता नजर नहीं आएगा। मीन पानी बॉयल हो जाए तो आप भाग के उसको बंद नहीं करते, आपको पता है गिरना तो नहीं, उसने वेपराइज होना है, दूध एकदम गिर जाएगा। इंटरमोलिकुलर फोर्स है समथिंग टू एक्सप्लेन दिस। वाटर में बड़ी स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स है और बड़ी एनर्जी खाती है। सो पानी हीट ईटर है। कहते हैं 4000 जूल्स एनर्जी चाहिए होती है पानी का 1 डिग्री सी टेम्परेचर राइज करने के लिए। इतने इसके अंदर इंटरमोलिकुलर बॉन्ड्स हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड्स जिनको हम कहेंगे, यू नो, क्यों बनने साथ, व्हाट इंटरमोलिकुलर फोर्स मींस बेसिकली। ओके, और फिर कई चीजों में इंटरमोलिकुलर फोर्स थोड़ी अच्छी खासी हो जाती है, लाइक सल्फर, एंड सल्फर इज अ सॉलिड, फॉस्फोरस इज अ सॉलिड। और कुछ में मैंने कहा बहुत वीक है, जैसे H2S में, दैट इज गैस। तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के लिए हम ज्यादातर सिंपल मॉलिक्यूल्स में इन्वॉल्व करते हैं, बट सम मैक्रो मॉलिक्यूल्स लाइक ग्रेफाइट। इन ग्रेफाइट का एक मॉलिक्यूलर लेयर शायद जमीन के एक कोने से दूसरे तक भी जाए खत्म ना हो, बिकॉज नेवर एंडिंग है, बट बिटवीन वन मॉलिक्यूलर लेयर एंड अदर मॉलिक्यूलर लेयर देयर इज नो जेन्युइन बॉन्ड, नो जेन्युइन बॉन्ड, ओनली अ वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स। हालांकि मैक्रो है फिर भी वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स है, और इतनी वीक है सिंपल मॉलिक्यूलर की तरह। इट इज सॉलिड एट रूम टेम्परेचर नो डाउट, बट when you write with a graphite pencil, it slides on the paper, layer slide on the paper. Graphite is flaky, and graphite layers are moving, sliding on each other, इसलिए इसको हम यूज करते हैं एज अ लुब्रिकेंट इन हैवी मशीन्स, लुब्रिकेशन के लिए, फ्रिक्शन रिड्यूस करने के लिए। मैक्रोमोलिक्यूल है, बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई है, मेल्टिंग पॉइंट डी नेचर नहीं होता। तो इट मींस अपार्ट फ्रॉम द बॉन्डिंग, हमें कोवेलेंट बॉन्डिंग, हमें इंटरमोलिकुलर बॉन्ड्स भी देखने पड़ेंगे, और फिर इनकी प्रॉपर्टीज पे नजर रखेंगे, व्हाट्स गैस, व्हाट्स लिक्विड, व्हाट्स सॉलिड, why they have different melting points and why they have different boiling points, how the intermolecular forces actually make them of their own type, unique type, like पानी क्यों इतना फंस फंस के करता है, ऊपर जाता है, ऊपर से नीचे फ्रीज होता है, and some other properties. तो इट मीन हम इंशाल्लाह कल जो है, ये भी एक बड़ा टॉपिक है, intermolecular forces. Inshallah tomorrow we'll start. If you have any question, ask me. बॉन्डिंग ही है एक टॉपिक जिसपे हम बहुत ज्यादा, अब ये कहें कि थोड़ा सा इन्वॉल्व होते हैं। These things are getting easier inshallah with the passage of time. You'll find out that this topic is used again and again in other chapters. इसलिए आसानी होती जाएगी हमें, यार मॉलिक्यूल देख के उसका हर तरह की बॉन्डिंग स्ट्रक्चर, उसकी प्रॉपर्टी, इंटरनल स्ट्रक्चर, इंटरमोलिकुलर स्ट्रक्चर समझ आना शुरू हो जाएगा। तो चीजें आसान होंगी। जब आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 3 चैप्टर्स करेंगे, देयर विल बी और रेपिटेशन, सो डोंट वरी अबाउट, ये चीजें आगे आसान नहीं होंगी। इवन ऑर्गेनिक में भी ये चीजें हैं। इंशाल्लाह सेम टाइम टुमारो विल स्टार्ट इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। सर यस, सर हमें सिर्फ एग्जाम में कार्बन की हिब्रिडाइजेशन आएगी? नॉर्मली इट इज, जी। वो भी काफी है, वो भी कम जितनी, बिकॉज इस तरह के जो टॉपिक्स हैं थोड़े एडवांस टॉपिक्स वैसे तो नहीं आते, लेकिन जनरल जितनी बातें हैं, और हम जब एक्सरसाइज क्वेश्चंस करें तो दे आर एग्जाम स्टाइल क्वेश्चंस, और पास्ट पेपर्स करें तो दे आर डेफिनेटली कंटेनिंग दिस। तो आप देखेंगे कोई भी ऐसी चीज नहीं होगी जो ऑलमोस्ट हमने डिस्कस ना की हो इंशाल्लाह। ठीक है, तो अल्लाह हाफिज। अल्लाह